एवरीवन। हेलो एवरीवन। और आज नीट का पेपर हुआ। क्वेश्चन जूलॉजी के तो पूरे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से हैं। क्वेश्चन ओवरऑल देखें तो एक बिल्कुल डायरेक्ट है। हाँ, मानते हैं कि क्वेश्चन लेंदी है, बट लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा। मुझे तो ऐसा ही लगा। आप बताएं। जी बिल्कुल, पेपर जो है सर ने बिल्कुल सही कहा। पेपर पूरा लगभग पूरा एनसीईआरटी से था। कुछ क्वेश्चन जरूर थे कि जो एनसीईआरटी के बेस थे, लेकिन उनको अलग तरह से घुमा के पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन होंगे जो जरूर एनसीईआरटी से बाहर के हैं, लेकिन उनका कंसेप्ट कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में छुपा है। और उस तरह के क्वेश्चन जरूर हम ऐसे प्रैक्टिस क्लास में करवाते हैं, तो बच्चों को दिक्कत आई नहीं होगी। और सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेपर थोड़ा लेंथी था और पेपर के अंदर काफ़ी क्वेश्चन जो थे, इतने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे जो आज दिन तक अभी नीट के इतने टाइम में कभी इतने क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि एम्स को रेप्लिकेट किया गया है। एम्स के कई क्वेश्चंस, एसेशन रीजन के क्वेश्चंस को कई बार दिया गया है। बिल्कुल, स्टार्ट करें हम लोग आज के डिस्कशन को। हम काफ़ी रात हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है। हम दोनों मिलके आपको बॉटनी एंड जूलॉजी का जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। आपको बोर्ड पे ध्यान देना है, यहीं पे ध्यान रखना है। और किसी भी तरह का कोई डिस्कशन होता है, कुछ आपके दिमाग में क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए कितनी मज़ेदार बात है। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे हाथ में आया है, मेरे पास में आया है, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, वो फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा लग रहा है कि बोनस है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर अपन देखें तो सारे स्टेटमेंट अगर आप अगर नोटिस करेंगे तो सारे के सारे ईच एंड एवरी स्टेटमेंट जो है एनसीईआरटी की लाइन से लाइन है। तो यहाँ पर जो इनको ऑप्शन देना चाहिए था वो यहाँ पर ए और ऐड करना चाहिए था, बिकॉज सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट हैं। एक एक लाइन आप देखेंगे, रूट, जाइलम, फ्लोएम की वॉस्कुलर बंडल में अरेंजमेंट जो होता है, ये की लाइन एनसीईआरटी में, कॉन्जॉइंट क्लोज की लाइन यूं क्यों एनसीईआरटी में दे रखी है ना। ओपन वॉस्कुलर सिस्टम, आप जानते हो ओपन वॉस्कुलर सिस्टम डाइकोट्स के अंदर देखने को मिलता है, और ये यूं क्यों लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी में भी दे रखी है। ये एंडार प्रोटोजाइलम की जो बात है, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी के अंदर डाइकोट स्टेम के सेक्शन में दे रखा है। और मोनोकोट रूट के अंदर मोनोकोट रूट का ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट वहाँ पर भी ये दे रखा है। तो ये सारे जो चारों ऑप्शन है, चारों के चारों करेक्ट हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन ए बी सी डी ई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पर बोनस है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सिट्रस बोगनवेलिया वाला जो ये स्टेटमेंट है, ये आप ध्यान से देखें। यहाँ पर ये दे रखा है कि थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनवेलिया, और वो भी लीफलेट्स के मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है। यही इसका की है, क्योंकि बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं वो एकदम एनसीईआरटी की लाइन है। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, स्टेम जो होता है फ्लैटेंड होता है ओपोन्शिया और इसके अंदर स्टेम के अंदर, और जो लीव्स की तरह काम करता है फोटोसिंथेसिस, राइजोपुरा का भी सेम ऐसा ही है, और ये भी कुछ ऐसा ही है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो हैं, ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं? करेक्ट हैं, है ना। और ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट के अंदर आता है। तो इस वजह से इसका आंसर सिंपल सा बी सी डी ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है जूलॉजी का आता है, सर डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड। ओके, इसको आगे बढ़ा दें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस। डायरेक्ट एनसीईआरटी, सीधा लाइन एनसीईआरटी का लिखा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। नेक्स्ट, आगे प्रोसीड करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ये। और इस स्टेटमेंट में आप देख के समझ जाएंगे कि यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। ये 6 चैप्टर से उठा के दिया हुआ क्वेश्चन है। फिर दिया है हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, लेकिन आप जानते हैं ये कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। फिर कह रहा है हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हिस्टोन जो होता है रिच होता है लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। हालांकि एनसीईआरटी में हिस्टिडीन का नाम नहीं दे रखा है, लेकिन हम हिस्टिडीन को भी कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर दे रखा है 400, जो कि ये स्टेटमेंट गलत है। हम जानते हैं 200 होना चाहिए था। तो विच मीन्स बहुत सिंपल सा आंसर क्या चला जाएगा इसका? 104 का 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ 105, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, सर ने भी आपको बताया था कि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें। जैसे ही अगर हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 से जो क्वेश्चन दिया गया है, CO2 का एक्सेप्टर फिनाइल पायरुवेट, बिल्कुल यही होता है। और आपको पता है आगे जाकर के ये क्या बनाता है? C4 एसिड, जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड।
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर तो ये स्टेटमेंट सही हुआ। एंड नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो अगर अपन देखें C4 प्लांट जो है उसके अंदर रुबिस्को एंजाइम की ये बोल रहा है कमी होती है, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है बंडल शीथ सेल के अंदर, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सबसे लास्ट ऑप्शन है 1, 2, और दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। 106 क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देखें पॉलिनेशन का क्वेश्चन दे रखा है, और पॉलिनेशन के क्वेश्चन में ये लाइन बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी के अंदर पॉलिनेशन वाला जो हेडिंग है उसी की फर्स्ट लाइन है ना। फिर सेकंड पैराग्राफ की वापस से ये उसके अंदर ये भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो ये बटरफ्लाई एंड मॉथ का दे रखा है ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर बीज का नाम दे रखा है। एनसीईआरटी में साफ दे रखा है कि ये बीज के थ्रू होता है, और ये एनसीईआरटी के सेकंड पैराग्राफ पॉलिनेशन के सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो इसका आंसर क्या चला गया, सिंपल सा थर्ड। ठीक है, फिर 107 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत चतुराई से इस क्वेश्चन को निकाल के रखा है। मतलब इसमें सारे स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, सारे 1, 3 एंड 4 ये सारे के सारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है। लेकिन पता है आपको ये स्टेटमेंट जो दिया है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ये दे रखा है कहाँ पर, बताएगा कोई, ट्रांसफॉर्मेशन और उसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, जहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेस की बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये चैप्टर है बायोटेक के अंदर, और बायोटेक का ये टॉपिक जो है वो अलग है, और बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रोफोरेसिस के हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, 107 का सेकंड। नेक्स्ट सर का टॉपिक है, सर आपसे डिस्कस करेंगे। आगे शिफ्ट कर दे क्वेश्चन को, आपको दे रहे क्वेश्चन वंस अगेन डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, क्लास में कराया गया, नोट्स में लिखवाया गया, और टेस्ट में तो ना जाने ये अलग अलग टेस्ट में आ चुका है ये क्वेश्चन कितने बार। हैबिटाट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉज फॉर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होते हैं उसके अनेक कारण होते हैं, और ये लगभग सारे कारणों को यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में फ्रेम करके दिया है डायरेक्ट एनसीईआरटी। करेक्ट आंसर बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से ये कारण क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। आंसर सेकंड है करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है क्यूकम्बर का क्वेश्चन है। क्यूकम्बर वाली ये की लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है, इथाइलिन के प्रोडक्शन की बात की गई है यहाँ पर, है ना। अगर ये एनसीईआरटी की लाइन को आप पकड़ेंगे तो एनसीईआरटी की लाइन में पूरी की पूरी ये बात दे रखी है। यहाँ पर सारी फेमिनाइजिंग इफेक्ट, क्यूकम्बर के अंदर फेमिनाइजिंग इफेक्ट को इसीलिए बढ़ाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन की जा सके, और इसी वजह से इसका आंसर क्या चला जाएगा, इथाइलिन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, भले ही वो बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, नेट गेन ऑफ एटीपी। बच्चों ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है आपके लिए, लेकिन ध्यान से समझें। एक बार इंस्टान लेने पर आपको यही लगेगा कि इसमें आपको आंसर 2 लगाना है या 8 लगाना है, कंफ्यूजिंग यही रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड आया है वो आया नेट गेन, तो एनसीईआरटी में फर्मेंटेशन के अंदर जो नेट गेन दे करके दे रखा है वहाँ पर 2 ATP दे रखा है। उस लाइन के स्टेटमेंट को अगर अपन ढंग से समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें NADH के बीटा, जो NADH होता है उसका ऑक्सीडेशन करके जो 6 ATP मिलते हैं उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ATP से काम नहीं चलने वाला है। तो नेट गेन के अंदर अगर अपन बात करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा ही नहीं गया है कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में बताना है, तो ओवरऑल जो गेन आ रहा है उसके अंदर 10 होते हैं, टोटल 10 गेन होते हैं, लेकिन उसमें से 2 ATP का लॉस हो जाता है। इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, 8 ATP इसका आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, 8 आंसर है इसका। नेक्स्ट इसके बाद में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही लगता है? क्योंकि इसमें हिंदी में अगर अपन देखें तो क्या लिखा है, अनुन्मीलिय परागणी सदैव स्वयुग्मित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा का पूरा जो फ्लावर होता है वो क्लोज होता है, बंद होता है, तो बंद होगा, तो यही बात है, उनके अंदर ऐसी स्थिति होगी। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें डिसएडवांटेज है कि उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता। तो वैसे देखा जाए तो डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। एनसीईआरटी में इसी बात को क्वेश्चन के रूप में पहले पूछा है कि चलिए आप बताइए कि एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, लेकिन उस बात को वाई लिख के और क्वेश्चन को छोड़ दिया गया। वहीं से इन्होंने इस क्वेश्चन को उठाया और वहीं से क्वेश्चन को उठा के रखा है। लेकिन ध्यान से अगर अपन देखें तो उन्होंने बोला है क्लिस्टोगेमस इज डिसएडवांटेज, देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ डिसएडवांटेज है,
एडवांटेज भी है, लेकिन स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसी वजह से इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन, कोई इतना टेंशन वाला लेने का है ही नहीं है। और इसका आंसर हाइड्रोक्लोराइड कैरागिन आपको पता है रोडोफाइसी से मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है। ये पहले भी 2015 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, 2015 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। चलिए आगे चलते हैं। गर्डलिंग इफेक्ट, देखिए दो तरह के इफेक्ट होते हैं, रिंगिंग और गर्डलिंग। रिंगिंग इफेक्ट का नाम लिया जाता है जाइलम के ट्रांसपोर्ट में, गर्डलिंग इफेक्ट का नाम लिया जाता है फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट में। एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और गर्डलिंग इफेक्ट जब किया जाता है तो इसका मतलब कि जो ऊपर से खाना नीचे की तरफ आ रहा है तो वहाँ पर गर्डल बना दिया जाता है, और वहाँ पर गर्डल बनाने के बाद में चेक किया जाता है। तो ये फूड के ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है, और फूड के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत 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 इजी क्वेश्चन, ये एल्गी का उठाया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत इजी कि आपको ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। और अगर यहाँ पर हम देखें तो यूलोथ्रिक्स जो है वो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, और ग्रीन एल्गी में मैनिटोल होता ही नहीं है, क्योंकि ग्रीन एल्गी में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर, इसीलिए ये इनकरेक्ट मैच है। पोरफायरा फ्लोरिडिन स्टार्च बिल्कुल सही है, वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी में आता है, सही है। एक्टोकार्पिस अगेन फ्यूगोजेंथिन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ये वर्ड कहाँ से उठाया गया है, आप समझ गए होंगे, मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर से उठाया गया है। और मॉलिक्यूलर चैप्टर में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ही मैपिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। वहाँ पर स्टेटमेंट में दे रखा है कि जीन मैपिंग में भी ये हेल्प करता है और फिंगरप्रिंटिंग में भी हेल्प करता है। इसी वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी इसको यूज़ किया जाता है। सो इसका आंसर क्या चला जाएगा, जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो ये इसका आंसर इसीलिए जाएगा। अगर आप में से मुझे पता है बहुत से लोगों ने सिंगल फिंगरप्रिंटिंग को लगा करके छोड़ दिया होगा, क्योंकि आपको दिमाग में जेनेटिक मैपिंग नहीं आया होगा। लेकिन आप याद करो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर भी तो इसको यूज़ कर सकते हैं ना, पॉलीमॉर्फिज्म को। तो इसीलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों। देन उसके बाद में ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। मैग्नीज का क्वेश्चन 2014 या 15 में आ चुका है, जिसमें मैग्नीज और क्लोरीन का पूछा गया था। और आपको पता है ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मैग्नीज का फोर्थ होगा, तो मैग्नीज का फोर्थ मतलब ए का फोर्थ सिर्फ दो ऑप्शन में, इसमें और इसमें। फिर आपको कंफ्यूजन अगर मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम जो होता है कई सारे एंजाइम्स के लिए एक्टिवेटर का काम करता है, तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड, तो बी का थर्ड। सी का सेकंड, बोरॉन का एनसीईआरटी में दे रखा है, बोरॉन का काम पॉलन जर्मिनेशन में। ये कई बार मैं क्लास में पूछा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिन चीज़ों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया उनसे तो पूछे जाना तय है। और ये वही चीज़ है जिसमें बोरॉन का नहीं पूछा गया है, मैग्नीशियम का और आयरन का भी नहीं। और आयरन ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, कैटालेज एंजाइम। ये बायोमोलिक्यूल की टेबल के अंदर जब हम को फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं वहाँ पे भी मैं इसको लिखवा देता हूँ, तो ये वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इस तरह से करते हुए बहुत इजी वे के अंदर आप, मतलब एक तरह से रटने वाला आप कह लो, याद करने वाला है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने ऑप्शन दिए वो थोड़े ईजी थे, इसलिए अपन आराम से इसको होल्ड कर सकते थे। चलिए इसके बाद में प्रोसेस ट्रांसफर, ये तो इतना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब इतना जबरदस्त क्वेश्चन कि एक बार तो आपको भी लगेगा कि सारे स्टेटमेंट सही है। लेकिन ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर अपन ध्यान से पढ़ें तो ये कह रहा है बिगिंस, शुरू कहाँ से होता है। ये नहीं पूछा है शुरू करने में कौन कौन हेल्प करता है, तो शुरू करने में हेल्प करने वाले एंजाइम, टीआरएनए वगैरह बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो शुरू होता है एनसीईआरटी की लाइन बिगिंस करते हुए जो लिखा है वो लिखा है कि जब तक कि स्मॉल सब यूनिट आके बाइंड नहीं करेगी तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। ट्रांसलेशन का प्रोसेस राइबोसोम और टीआरएनए की मदद से होता है, लेकिन वो उसने पूछा किससे रिलेटेड है, बिगिन से रिलेटेड। तो आप कैसे लार्जर सब यूनिट लगा दोगे। मुझे पता है बहुत से लोगों ने ये लगाया, टीआरएनए बहुत अच्छा लग रहा था, स्मार्ट लगा ना, तो आपने ये लगा दिया कि अच्छा लग रहा है सर, टीएनए एक्टिवेट होता है, बिल्कुल अच्छा सही है सर, लार्जर, क्योंकि लार्जर सब यूनिट के ऊपर ही क्या होता है, लार्जर सब यूनिट पे ही ट्रांसलेशन होता है। तो आपके दिमाग में यही चला गया होगा, लेकिन क्वेश्चन का वर्ड नहीं पढ़ा आप लोगों ने, बिगिंस पे था ये क्वेश्चन, और एनसीईआरटी की लाइन को उठा करके डाल दिया, और बहुत ही अच्छा, बहुत स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन दिया गया था ये। चलिए इसके बाद में बात करते हैं, ये सर का क्वेश्चन है, सर बात करेंगे। हाँ, क्वेश्चन है द डिवाइस विच कैन रिमूव particulate matter present in exhaust from thermal power plant. Once again, direct from NCERT. Correct answer is electrostatic precipitator. आपने पढ़ा होगा इंस्ट्रूमेंट्स जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, स्क्रबर, कैटालिटिक कन्वर्टर
वहीं से क्वेश्चन है डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी और पर्टिकुलर मैटर को एग्जॉस्ट से रिमूव करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। डायरेक्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। ये जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कुछ रटे रटाए क्वेश्चन तो फिक्स है, आने ही आने। कभी किसी का पूछते हैं प्लेसेंटेशन का, कभी फ्लावर की सिमेट्री का पूछ लेते हैं, कभी कुछ फाइलोटैक्सी, कभी कुछ। तो वैसे ही क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके अच्छे से बनाया गया क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। लेकिन आपको पता है गुलमोहर, केसिया, बीन, है ना, इस तरह के एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल है जो जाइगोमॉर्फिक में एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो इसलिए इसका आंसर बी और सी का कॉम्बिनेशन जाएगा, और बी और सी का कॉम्बिनेशन शायद फर्स्ट है, इसलिए डायरेक्ट आंसर इसमें लग जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ तक अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं जो एनसीईआरटी की लाइन से बाहर था अभी तक के सारे क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर था, फिंगरप्रिंटिंग के क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन हाँ अभी भी हम एनसीईआरटी की अभी तक सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। चलिए इसके बाद में आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, जिसके अंदर डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज करते हैं। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी स्टेटमेंट चलेगा, बहुत इजी। लेकिन यहाँ पर देखिए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन हमें एक बार ये कंफ्यूज कर सकता है कि यार ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए होता है या नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन स्टेटमेंट कहाँ गलत है? ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करो रेजिस्टेंट जीन को मदद करके, या चाहे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को यूज करो। हम करते तो यही है ना, चेक करने में क्या है, क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़ें। ये लाइन तो इसमें तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। यहाँ देखें, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म हुआ है नहीं हुआ है, इसके लिए हम ये काम में लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल इसी वजह से ये काम में लिया जाता है। रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। हमने जल्दबाजी में इसको, हो सकता है आप लोगों ने गलत लगा दिया। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? ए इज करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बस यहाँ पर इसने गलती कर दी, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसी वजह से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होने की वजह से जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रिडेशन का क्वेश्चन था, बहुत मतलब प्रिडेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन इस बार एनसीईआरटी वालों से, एनसीईआरटी से उठा के डाले गए हैं। इसमें एक प्लस माइनस वाला क्वेश्चन भी है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, और उसी के अंदर एक क्वेश्चन आया है कि इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा सही है। तो ये एक्सटिंक्शन को करता है प्रमोट, ये कहता है माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड। ये यहाँ पर इसने चोट कर दी, यहाँ पर इसने क्वेश्चन को घुमाया, नेगेटिवली इम्पैक्टेड नहीं करता। फिर कहता है नेसेसिटेटेड फॉर द मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए जरूरी है प्रिडेशन। मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो इसने लिखा है दोनों का इंटरेक्शन होता है, नेगेटिवली इम्पैक्टेड होता है, मतलब दोनों को नुकसान, ऐसा नहीं होता, प्लस माइनस कंडीशन होती है। इस वजह से इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखते हुए या कैन नॉट बी कनेक्टेड को देखते हुए अगर हम देखें प्रिडेशन, तो सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये सर का है, आप सर बात करेंगे इसके बारे में। Question number 122. Which of the following never occurs during mitotic cell division? बिल्कुल, once again direct NCERT. Movement of centriole towards opposite pole. दूसरा, pairing of homologous chromosome. This is correct answer. Homologous chromosome का pairing आप क्लास में कितने बार पढ़ाया गया, क्वेश्चंस में दिए गए, टीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन डले हुए हैं कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ होता? इट अपीयर्स इन मियोटिक सेल डिवीजन, दैट इज इन जाइगोटिन। आर यू गेटिंग? और बाकी ये ऑप्शन आप देखें, ये ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन देखें, ये जितने भी हैं ये आपका मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक, ये सब माइटोटिक सेल डिवीजन में अकर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a method of ex situ conservation? As usual, expected था कि in situ और ex situ conservation से क्वेश्चन आएंगे और आएंगे, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। और मैंने क्लास में भी कहा था कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपने पढ़ा इन सिटू कंजर्वेशन, जो नेचुरल हैबिटाट में कंजर्वेशन होते हैं, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन। तो आप देखो, और जो एक्स सिटू कंजर्वेशन, नेचुरल हैबिटाट के जो बाहर कंजर्वेशन होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा? नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क किसके अंतर्गत आता? इन सिटू कंजर्वेशन। और क्वेश्चन क्या पूछा? नॉट ए मेथड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। इट करेक्ट आंसर इज नेशनल पार्क।
थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये एकदम इजी स्टेटमेंट है कि उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को लिया, ये बात सही है, और इसी हिसाब से उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, सारे के सारे कैरेक्टर को डाल दिया, सीड शेप को डाल दिया, सीड के कलर को डाल दिया, फ्लावर कलर, पॉट शेप, सारे कलर जो भी कॉम्बिनेशन थे वो उन्होंने डाल दिए, और ये स्टेटमेंट के अंदर भी देखा जाए तो सारे के सारे सही है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, बहुत इजीली आंसर लग सकता है। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखें, एनसीईआरटी में आपको पता ही है डायग्राम के अंदर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, वैसे देखा जाए तो इतने सालों का रिकॉर्ड रहा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मुश्किल से उन्होंने कभी 2 क्वेश्चन दिए, इस बार इथाइलिन से 2 क्वेश्चन दे दिए, और यहाँ पर एक जो हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी है वहाँ से भी एक क्वेश्चन दिया है। तो इनमें अगर कोरिएंडर देखें एनसीईआरटी का डायग्राम के अंदर है, बटरकप एनसीईआरटी के अंदर है, कॉटन भी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो जो मैच नहीं करता है क्योंकि ये कह रहा है डज नॉट शो, तो नॉट शो जो है वो मेज का नहीं है। प्लास्टिसिटी क्या होती है आप जानते हैं, जो भी एरियल पार्ट जो होते हैं या जो भी प्लांट के ऊपर के पार्ट हैं उनके अंदर इनिशियल लेवल पे स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, अलग होते हैं, और उसके बाद में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बाद में बदल जाते हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी या हेट्रोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, शायद मुझे लगता ही नहीं कुछ बोलना होगा इसके लिए। एनसीईआरटी की लाइन में एज इट इज़ दे रखा है कि इसके अंदर लेस देन 7% जो है वो कॉम्बिनेशन दे रखा है। बहुत बारीक सी लाइन है, बहुत एक छोटी सी फर्मेंटेशन के अंदर लाइन दे रखी है, लेकिन उससे पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने का है नहीं, लाइन याद ही करनी है आपको इसके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद में आता है कि कौन सा जो प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर गैसियस हार्मोन की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब इसने लिख ही दिया है गैसियस इथाइलिन की ये बात कर रहा है, और जब इसने यहाँ लिखा है गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब ये। अब यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना ये आप जानते हैं ऑक्सीन करता है, डाइकोटिलेडन्स फीड्स को करना ये काम भी ऑक्सीन का है, माल्टिंग प्रोसेस को बढ़ाना ये जिब्रेलिन का है, और एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट उठा के यूं क्यों दी है, और जिसमें नाम है रूट की ग्रोथ को, रूट हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करना और सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एपोप्लास्ट। ये बहुत से बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिए, एपोप्लास्ट पाथ की बात कर रहा है। एपोप्लास्ट पाथ जो होता है वो आपको पता ही है कि ये बाहर होता है, सेल वॉल के बाहर होता है। तो इसमें बहुत छोटी सी माइनर चीज ध्यान रखनी थी, और वो क्या था कि साइटोप्लाज्म स्टिमिंग, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, तो ये एपोप्लास्ट में हो ही नहीं सकता। बाकी सब ऑप्शन द मूवमेंट ऑफ डज नॉट अलाउ क्रॉसिंग ओवर मेम्ब्रेन करता नहीं है, एपोप्लास्ट कंटिन्यूस होता है, बिल्कुल सही। मूवमेंट वाटर का होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच, ये भी सही। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड दिया है साइटोप्लाज्म, ये इनसाइड द सेल की बात हो रही है, इनसाइड द सेल, और जब इनसाइड द सेल हो रहा है इसका मतलब वो 100% किससे रिलेटेड है, सिम्प्लास्ट से रिलेटेड है, इसी वजह से इसका आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं एटीपी सिंथेसिस से रिलेटेड है, इजी क्वेश्चन। मतलब एनसीईआरटी की भले लाइन टू लाइन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है और वहाँ पर जो प्रोटॉन पंप है, एटीपी का फॉर्मेशन जो हो रहा है, वो सब के पीछे जो रेस्पॉन्सिबल है वो प्रोटॉन के पंप का ग्रेडियंट बनना है। 2016 में इससे क्वेश्चन आया था, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, वहीं से इस बार क्वेश्चन को उठा के डाला है, लेकिन इस बार पूछा है इन्होंने अलग अलग तरह से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रोटॉन का जाना, रिडक्शन कर प्रोटॉन का स्ट्रोमा की तरफ जाना, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। NADPH2 तभी बनता है स्ट्रोमा साइड, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी वहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है वो है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। आप भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रांसफर नहीं होते, लास्ट में उसको ऑक्सीजन को दे दिया जाता है ना। और अगर मान लो मैं अगर बात करूँ रेस्पिरेशन के अंदर, तो वहाँ ऑक्सीजन को दे दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का है तो फोटोसिंथेसिस के अंदर इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, NADP+ को, जो NADPH2 फाइनली में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो गलत है वो गलत क्या है, ब्रेक डाउन इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट को करना। तो हमें छांटना यहाँ पर क्या था, नॉट ट्रू, गलत क्या है, तो गलत क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि वैक्सिलरी वाला एस्टिवेशन किस में होता है और डाइएडल्फस कंडीशन। डाइएडल्फस में आप जानते हैं एक इस तरह से होते हैं और बाकी 9 अलग अलग तरह से इस तरह से स्टेमिन जो होते हैं पाए जाते हैं। तो 1+9 वाला कॉम्बिनेशन जो होता है वो किस में होता है, 1+9, और आप जानते हैं 1+9 कॉम्बिनेशन किस में मिलता है, मतलब 9+1 कह लो आप, 9+1 कॉम्बिनेशन किस में देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ फैबेसी फैमिली। और फैबेसी फैमिली का एग्जाम्पल कौन है, पाइसम सेटिवम पी। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको सिर्फ फार्मूला जो फार्मूला है मटर वाला जो फार्मूला है, फैबेसी फैमिली का जो फार्मूला है, अगर वो याद होता तो अभी ये क्वेश्चन हो जाता। चलिए
इसके बाद में डीकम्पोजिशन के प्रोसेस को बोला गया है और यहाँ पर इससे क्वेश्चन एम्स के अंदर, शायद एम्स 17 या 18 के अंदर ये क्वेश्चन है कि जहाँ पर लिग्निन, जहाँ पर सुबेरिन या इस तरह के काइटिन वगैरह आ जाते हैं, उसके अंदर डीकम्पोजिशन जो होता है थोड़ा धीरे होता है। ये बोल रहा है फास्टर होगा, जबकि होगा क्या, स्लोवर होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इसी वजह से आंसर क्या चला जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, ये तो आपको देखिए एनसीईआरटी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर दे रखा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल को समझा रखा है, वहाँ पर बीजरिंकिया, फ्रैंकिया, राइजोबियम सबका नाम दे रखा है। उसी नाम के अंदर आपको ध्यान क्या रखना था, यहाँ पर एलनस का एक बार 2016 या 17 के अंदर शायद अल्फा प्लांट का भी क्वेश्चन आ चुका है। तो वहीं से इस बार उन्होंने क्या पूछा, एलनस प्लांट का पूछा, और एलनस के अंदर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है फ्रैंकिया। एंड फ्रैंकिया किस में आता है पता होना चाहिए, फ्रैंकिया मोनेरा में रखा जाता है और मोनेरा के अंदर भी एक्टिनोमाइसिटीज में आता है। और एक्टिनोमाइसिटीज क्या होते हैं, मोनेरा और फंजाई के कनेक्टिंग लिंक। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है पर ध्यान रखना है ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। चलिए फिर बात करते हैं ऑर्थोपोडा के एक्सोस्केलेटन के बारे में। हालांकि ये 2 जगहों पर इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, बॉटनी का भी है, जूलॉजी का भी है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर बायोमोलिक्यूल में जहाँ ये दे रखा है काइटिन, वहाँ से इसका क्वेश्चन पूछा गया है। और वहाँ पर हम जानते हैं कि जो ऑर्थोपोडा का एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, और काइटिन जो कॉम्बिनेशन है वो एन एसिटाइल ग्लूकोज जमीन का कॉम्बिनेशन है, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो होमोपॉलीसैकेराइड का है। और ये एनसीईआरटी ने बाद में अपडेट भी किया था, अगर आपको पता हो, हेट्रो में डाल दिया था पहले, और फिर इसको 2018-19 के एनसीईआरटी में इसको अपडेट भी किया था। तो ये इसका आंसर है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। एक्सोटाइप ऑफ, ये एनसीईआरटी में आपको पता है XX, XY, ये किस में होता है, ये आपको पता है ह्यूमंस और ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है। ग्रास होपर की अगर हम बात करें तो ग्रास होपर जो होते हैं वो किस में आते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं। लेकिन इंसेक्ट्स के अंदर ग्रास होपर के अंदर कॉम्बिनेशन एक्सोटाइप का होता है। बर्ड्स में आप जानते हैं ZW और ZZ टाइप का होगा। तो ये थोड़ा इजी था, ZW ZZ, शायद फाउल का इसमें इस फोटो भी बना रखा है जेनेटिक्स के अंदर। फिर मंकी का इजी है, मंकी आप आइसोलेट वैसे ही कर लें क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में ग्रास होपर का, इंसेक्ट्स का पहले ही दे रखा है कि वो XO टाइप का होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्रास होपर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर इतने कॉम्बिनेशन दे रखे थे कि आप शायद कंफ्यूज हो ही जाते। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। एक तो यहाँ पर ये लिखता है प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, जबकि आप जानते हैं प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स और फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है। सारे के सारे जाइलम एलिमेंट एक्टिव नहीं होते हैं, तो ये गड़बड़ है। फिर यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ टेनिन गम रेजिन ये सब लिखा है, लेकिन बोलता है पेरीफेरल लेयर। बस यहाँ पर अपन को क्वेश्चन को पकड़ना था, पेरीफेरल नहीं होता, वो अंदर की तरफ होता है। यहाँ वाले क्वेश्चन में भी गड़बड़ किया इसने, आउटर लेयर ऑफ स्टेम लिखा है ना। एनसीईआरटी में भले ये लाइंस नहीं दे रखी है, लेकिन आपको वहाँ पर अपना थॉट लगाना था कि ये जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है वो बाहर की तरफ नहीं होती, वो अंदर की तरफ होती है, तब वो रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी। आप कहेंगे एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं है, एनसीईआरटी में ये लाइन भी नहीं है ढंग से दे रखी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आउटर लेयर लिख रखा है आपको और पेरिफेरल लेयर लिख रखा था, इससे आपको क्वेश्चन को पकड़ना था। इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है लाइक टेनिन्स एंड सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम, ये सही चला गया। और ये एनसीईआरटी की लाइन में दे रखा है डिपोजिशन होता है ल्यूमेन ऑफ वेसल्स में, तो ए एंड बी करेक्ट होने की वजह से इसका आंसर चला गया 4th, ठीक है, 135। नेक्स्ट उसके बाद सर का टॉपिक है, सर बात करेंगे इसके बारे में। वंस अगेन डायरेक्ट एनसीईआरटी, एक्सपेक्टेड था, ये भी क्वेश्चन आना ही था। क्वेश्चन इज फ्रॉम क्रोमोजोम। क्रोमोजोम सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे कैसे होते हैं, मेटासेंट्रिक जहाँ सेंट्रोमियर बीच में है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अगर इसके ऑप्शन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन जा रहा है दैट इज 4th वन, आप देख सकते हो, दैट इज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक को अगर हम देखें तो सेंट्रोमियर कहाँ है, इन मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम। देन बी फर्स्ट, आप देखो एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। नेक्स्ट सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक अगर आप देखो तो दैट इज 4th वन।
centromere slightly away from middle, forming one short arm and one long arm. और telocentric जैसे आप देखो इस तरह से बन जाएगा telocentric, यानी सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल टर्मिनल एंड पर, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, दैट इज फोर्थ वन. The entire fleet of buses in Delhi were converted to CNG from diesel. In reference to this, which one of the following statement is false? इसमें false कौन है? देखो ये लाइन डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है. It is cheaper than diesel, correct. CNG burns more efficiently than diesel. Once again, direct line of NCERT. इसमें किसी तरह की इसका मतलब हुआ मिलावट नहीं की जा सकती, करेक्ट. तो अगर हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन. द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन CNG buses, मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन लो. ऐसा नहीं होता. डीजल इंजन को हम CNG बसेस के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए करेक्ट आंसर जो है दैट इज फर्स्ट, यानी फर्स्ट फॉल्स है. आजकल आप देखते भी हैं, वैसे सर ने बिल्कुल सही कहा कि आजकल आप देखते भी हैं CNG गाड़ियाँ पूरे दिल्ली में, नाम आप सुन ही रहे हैं, अपने आसपास भी सुन ही रहे हैं. तो ये काफ़ी क्वेश्चन डीजल और CNG को मिक्स करने वाला था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो मुझे लगता है जीके टाइप का क्वेश्चन है. चलिए आगे बात करते हैं. यहाँ इस स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो शायद आपको कंफ्यूज कर सकते थे, है ना. एक बार देखने से ऐसा लगेगा ये गिंगली ऑयल वाला लो मेल्टिंग पॉइंट का क्या किया जाए, बाकी में तो हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं. चलिए मैं बताता हूँ. ये स्टेटमेंट आपको पता है लेसिथीन वाला 2012 में भी आया, 2011 में भी आया. लेसिथीन के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम से क्वेश्चन नहीं आता. अब इन्होंने 10 साल बाद इस क्वेश्चन को दिया है. यहाँ ग्लाइकोलिपिड वर्ड लिखा है, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर वर्ड आना चाहिए था फॉस्फोलिपिड. तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कट गया. ठीक है. फिर सैचुरेट फैट, ये आप जानते, थोड़ी सी भी केमिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो सैचुरेट फैट और नॉन सैचुरेट अनसैचुरेट फैट के ऊपर था. ये बोला डबल बॉन्ड होगा, आप भी जानते हैं कितना जोक है ये, डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, है ना. तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग. तो ये 2 स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए. अब आप ध्यान से देखिए, डी और ई स्टेटमेंट जो है, लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, इजी क्वेश्चन, इजी स्टेटमेंट. फैटी एसिड जो होता है उसके एक के जुड़ने से मोनोग्लिसराइड, एक आराम से पता चलता है मैं मोनोग्लिसराइड होता है, MAG हम इसको बोल सकते हैं. तो यहाँ पर हमने इसको 2 स्टेटमेंट सही माना. अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है, डी और ई 2 के अंदर है. तो आप इसको ऐसे निकाल सकते थे एलिमिनेशन से कि ए तो 100% गलत है. गिंगली ऑयल अगर आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते थे और इसीलिए आंसर क्या लगा सकते थे. वैसे भी हम जानते हैं इस तरह के जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमेशा क्या रहता है, लोअर रहता है. इसी वजह से सर्दियों के अंदर भी जो ऑयल हमारे घर में यूज़ किए जाते हैं वो हमेशा ऑयल फॉर्म में रहते हैं. कुछ नारियल तेल और कुछ को छोड़ दिया जाए, घी वगैरह को छोड़ दिया जाए, जहाँ पर सैचुरेट फैट की मात्रा ज़्यादा होती है. चलिए तो इसका, हाँ, इसका स्टेटमेंट का आंसर मैंने लगा ही दिया है. चलिए ठीक है. फिर स्प्रिंग वुड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन था. अच्छा क्वेश्चन है. NCERT की हर एक लाइन को उठा करके डाला गया है. हर एक क्वेश्चन के, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक एक लाइन जो है NCERT की है, और एक एक लाइन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये NCERT में अर्ली वुड की बात लिख रखी है, करेक्ट छाटना है आपको, है ना, ये लिख रखी है. उसके बाद में ये स्प्रिंग सीजन के अंदर लिखा है कि ये एलिमेंट्स नैरो वेसल्स के होते हैं, ये आपको पता है गलत ले रखा है, करेक्ट छाटना है. तो बी यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो गया. स्प्रिंग सीजन में ऐसा नहीं होता है. लाइटर इन कलर बिल्कुल सही है. ठीक है, लाइटर इन कलर किसकी बात कर रहे हैं, स्प्रिंग वुड की. हाँ, लाइटर इन कलर. फिर ये NCERT की वापस लाइन आ गई. ऑटम वुड के लिए अल्टरनेट फॉर्म के अंदर होते हैं, उसी को एनुअल रिंग कहते हैं, और एनुअल रिंग को अपन ऐसे ही काउंट करते हैं, पता करते हैं. ये NCERT और लोअर डेंसिटी, ये उल्टा दोनों कॉन्ट्रास्टिंग हो गए. तो ये अगर हायर डेंसिटी की बात कर रहा है तो यहाँ लोअर डेंसिटी हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है. तो इसलिए इसका आंसर ACDE ओनली. जैसा कि सर ने भी बताया और मैंने भी आपको बोला कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन की भरमार कर दी इन्होंने. और स्टेटमेंट में एक भी क्वेश्चन, एक तो होता है ना स्टेटमेंट के क्वेश्चन देने के बाद में वापस से ऑप्शन थोड़े इजी होते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने क्वेश्चन के ऑप्शंस को इतना ज़्यादा क्लीन और मतलब इतना ज़्यादा क्लोज रखा है कि अगर आप थोड़े बहुत भी ध्यान न दो और थोड़ा बहुत भी करेक्ट इनकरेक्ट में चूक जाओ तो उसके बाद में यहाँ से ऑप्शन में वापस गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसी वजह से हम लोगों ने पहले ही आपको कहा कि पेपर जो है वो कंपेरेटिवली लेंथी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली 360 आउट ऑफ 360 लाने में अच्छा खासा तेल निकलने वाला है स्टूडेंट्स का. जो पिछली बार हमारे यहाँ से बहुत से स्टूडेंट के 360 आउट ऑफ 360, काफ़ी स्टूडेंट थे सर, क्या 350 अबव तो काफ़ी सारे थे, 363 या 4 स्टूडेंट के इतने अच्छा स्कोर था. लेकिन इस बार मुझे लगता है बच्चों को बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत गिने चुने होंगे, काफ़ी.
चलिए बात करते हैं इसके बाद में ट्रांसपोजोन्स की। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, लेकिन बहुत बारीक सी लाइन है। जंपिंग जीन्स के नाम से ये जाने जाते हैं, और ये जो जंपिंग जीन्स हैं ट्रांसपोजोन्स, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जीन सीक्वेंसिंग में हेल्प किए जाते हैं। देखिए ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। पीसीआर में कहीं आपने इसका नाम नहीं सुना। ऑटो रेडियोग्राफी में सिर्फ हम पता करते हैं, है ना, हाईलाइटेड करते हैं, चीज़ों को पता करने की कोशिश करते हैं, मैपिंग करने अंदर यूज़ करते हैं, तो वहाँ इसको यूज़ किया नहीं जाता। और जीन साइलेंसिंग टर्म आप लोगों ने वैसे ही एक थोड़ा होता है ना कि यार एनसीईआरटी तो कभी कुछ सुना ही नहीं, पता नहीं क्यों इसके बारे में दे रखा है, तो आप ऐसे ही एलिमिनेट करते थे। जीन सीक्वेंसिंग वर्ड जो है वो एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काम में लिया जाता है, तो ये आराम से आप इसको लगा सकते हैं। जंपिंग जीन्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप इसको वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। तो कंपेरेटिवली स्लाइटली हम कह सकते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी को टच करते हुए पूछा है, पूरी तरह से उसकी स्टेटमेंट लाइन को नहीं उठाया। इसके बाद में सो इजी क्वेश्चन, बहुत इजीली क्वेश्चन है, आप इसको निकाल सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मेंडल के लॉ दिए गए हैं वो होल्ड नहीं करते अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते। जैसे अगर आर और हम आर को ले रहे हैं और अगर वाई और वाई को लेते, तो बहुत सही कह रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो ही नहीं पाते। लेकिन उन्होंने मेंडल ने जो लिया था वो किस तरह से लिया था, आर और आर वाई कैसे लिए थे, ये आर, लेकिन वाई जो थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, है ना, एक क्रोमोसोम नंबर 1 पे, एक क्रोमोसोम नंबर 7 पे, तो इजीली उनके बीच में अलग हो गए, इंडिपेंडेंटली वो आराम से सेपरेटेड हो गए। और वहीं पे इसी वजह से इस क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा सा पूछा गया कि मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो ये बात बिल्कुल सही है, यही तो है। अगर ऐसा कुछ होता तो मेंडल शायद ये लॉ दे ही नहीं पाता। ठीक है, फिर कहता है क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। क्या बोल रहा है, क्लोजली लोकेटेड जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते, तो क्या असॉर्ट हो पाते, नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट में ये गलती कर गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो आंसर चला जाएगा सेकेंड। इसके बाद में मतलब ये तो मुझे लग रहा है मलयालम को वापस से मलयालम करके मैडम को वापस मैडम करके पूछा गया है, कुछ भी नहीं किया है। जो हम जानते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसको पढ़ना है यहाँ पर, और वो पढ़ने से राइट एंड लेफ्ट कौन सी मैच हो रही है वो इसका आंसर था। और राइट और लेफ्ट मैच करने पर सिर्फ फर्स्ट सीक्वेंस आ रही है इको R1 की GA-TTC और वापस GA-TTC, तो 5' से 3' ये वापस 5' से 3' ये, और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये आंसर इसका बहुत इजीली हम 1 लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता है इसके लिए ऐसा कोई डिस्कशन की जरूरत होगी। आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस साइकिल, अगर आपको याद हो फॉस्फोरस साइकिल जो बना रखा है वहाँ पर एक वर्ड डाल रखा है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये एनसीईआरटी में हिंदी में भी दे रखा है चट्टानों का अपक्षय होना, तो ये एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है। वॉल्केनिक एक्टिविटी का कुछ एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा है। आप कंफ्यूज ज़्यादा से ज़्यादा होते तो बस इससे हो सकते थे रेनफॉल स्टॉर्म को लेकर के, लेकिन आप जानते हैं रेनफॉल से फॉस्फोरस नहीं आएगा, ठीक है। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से कोल वगैरह इन सब का फॉर्मेशन होता है। तो जो फॉस्फोरस का मेन कंस्टिट्यूएंट जहाँ से आता है वो चट्टानों से ही आता है, चट्टानों के अपक्षय होने से आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी बेस, बट थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं ना कि एनसीईआरटी के नॉलेज को ही लेके पूछा गया था। लाइन टू लाइन तो नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया गया है। स्पाइर वगैरह आप जानते हैं एल्गी होती है, और एल्गी के बारे में आप भी जानते हैं कि एल्गी का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक का मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट। अब आप यहाँ पर ढूंढ लें गैमेटोफाइट डोमिनेंट का है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिखा, ये रहा। तो डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो ए का सेकंड लगाते शायद आंसर पकड़ में आ जाना था, लेकिन इसमें 2 स्टेटमेंट ऐसे, चलिए कोई बात नहीं। बी के अंदर आते हैं, फर्न की बात करते हैं। फर्न टेरिडोफाइट है, और टेरिडोफाइट में पता है डोमिनेंट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और ये प्लांट वॉस्कुलर प्लांट थे सबसे पहले। तो यहाँ का स्टेटमेंट अगर अपन पकड़े तो फर्न के लिए डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वॉस्कुलर विथ हाईली रिड्यूस मेल, नहीं, ये देखिए ये वर्ड जो आ रहा है ये आप देख सकते हैं अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूसिंग, ये। और चलिए ये याद नहीं भी रहे तो टेरिडोफाइट में एक जो वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी में भी, उसका नाम है प्रोथैलस, जो हार्ट शेप प्रोथैलस होता है, इस तरह का हार्ट शेप प्रोथैलस, ये सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट में पाया जाता है। तो ये फर्न से आप पकड़ सकते थे थर्ड को, तो बी से थर्ड आते ही आंसर आ जाता है, ए सेकेंड बी थर्ड। C4 है ये, फ्यूनेरिया के बारे में दे रखा है, और हैप्लॉइड होगा, गैमेटोफोर वर्ड आता है उसके लिए, है ना। और डी का 1 दे रखा है, साइकस जो होता है वो, उसमें वैसे भी हम जानते हैं साइकस, पाइनस, एंजियोस्पर्म जितने भी प्लांट होते हैं उनमें गैमेटोफाइट रिड्यूस होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो एग्जेम्पलरी होता है, मतलब पूरा एक्सप्लोड होता है। चलिए
उसके बाद में बात करते हैं, ये देखिए ये क्या कर रखा है इसने, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन की थिकनेस को बढ़ा दिया, यहां से लेके यहां तक तो उसने एनसीईआरटी की बात को रखा है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है। और ये आपको पता है कि प्लस और माइनस कब काम में लिए जाते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन प्लस, नेगेटिव इंटरेक्शन माइनस। तो ये तो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के जो आपको ऑलरेडी पता होंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि जो प्लस है और माइनस का कॉम्बिनेशन है वो कैसे हम इसको इन्वॉल्व करेंगे, किस इंटरेक्शन में। तो आप जानते हैं इन सभी इंटरेक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन में जानते हैं -0, इन सब का आपको पता है। लेकिन जो मेन है वो है पैरासिटिज्म और प्रेडेशन, जिसमें एक को फायदा एक को नुकसान। तो ये फायदे और नुकसान वाला हिसाब कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको भी हुआ ना, आप सोच के गए थे कि बायोलॉजी का पेपर हमेशा इजी आता है, एक एक दो दो लाइन के आते हैं क्वेश्चन, फटाफट निकाल लेंगे। इस बार ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि केमिस्ट्री वाले सर भी आपको बता गए ना, वफा बेवफा की बातें हुई, तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी से ही सामना ऐसा करना पड़ा कि शायद फिजिक्स तक आते आते आप खुद ही थक गए होंगे, है ना। चलिए, ये तो होना ही था, कुछ ना कुछ तो होता ही है ट्विस्ट। इस बार ट्विस्ट जो मिला वो बायोलॉजी से मिला आपको। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की भले ही लाइन ना हो, लेकिन आप जानते हैं कि जो साइड डब्ल्यू की हम बात करते हैं वाटर पोटेंशियल की, तो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का अगर हम मान लें तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, 0, है ना। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि इसके अंदर किसको ऐड कर देंगे, और सॉल्यूट को। तो आप जानते हैं हाईएस्ट होता है 0, लेकिन बाकी जो वैल्यूज होती है -1, -2, -3 में होती है। तो वो क्या होता जाएगा, 0 हाईएस्ट है, और जैसे जैसे हम इसमें सॉल्यूट डालेंगे तो क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो इसका बहुत इजी आंसर लग जाएगा, लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल। पानी के अंदर सॉल्यूट डालेंगे तो लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, माइनस में होगा, है ना, इसी वजह से कम। चलिए, एनसीईआरटी का डायग्राम उठा के, मतलब बहुत लंबे टाइम बाद मुझे एम्स के अंदर दिखा था, शायद 2018 में या 19 में जब भी पेपर हुआ था, उसके बाद मुझे फर्स्ट टाइम बॉटनी के अंदर मतलब डायग्राम छपा हुआ मिला। बाकी तो मुझे डायग्राम देखने ही गायब हो गए थे। नीट 2013 ऐसा एग्जाम था जिसमें 2013 में 9 to 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के डायग्राम कुछ पेस्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर उसके लंबे टाइम के बाद मुझे यहाँ पर एग्जाम देखने को मिला, और बहुत ज़्यादा मैं इसको डिस्कस करूँगा नहीं, क्योंकि बहुत रात सी हो गई है और आपको भी अब थकान सी हो रही है सुनते सुनते। मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताता हूँ। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, आप वहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे। थैलेमस इसका आंसर है, और थैलेमस जो है वो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। बाकी नेमिंग जो है वो सारी यहाँ पर आपको यही फाइंड करना था, लेबल जो है वो सही है कि नहीं, कौन सा किसका, लेकिन सी एकदम जो है परफेक्ट लेबल्ड है। चलिए, इसके बाद में ये भी मैं डिस्कस करना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। मुझे लगा कि इसमें इस बार इन्होंने क्रॉस का डब्बे वाला क्वेश्चन दिया होगा। अगेन इस बार भी मैं डिसअपॉइंट हुआ कुछ चीज़ों को लेके, जिसमें मुझे लगा कि इस बार इनको क्वेश्चन इस तरह के डब्बे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, गोला डब्बा जो अपन बोलते हैं, तो मतलब पेडिग्री के वैसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो उसमें से उठा के इन्होंने ये वाला दिया, जबकि एनसीईआरटी के अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके जस्ट नीचे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी दे रखा है, तो अपन आराम से वहाँ से निकाल सकते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में आता है, हीमोफीलिया एक्स-लिंक में चला जाएगा, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव में चला जाएगा, ये एक्स-लिंक रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया AR में चला जाएगा। थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है। चलिए आगे बात करते हैं। जेनेटिक्स के अंदर ऑर्गेनिज्म के लिए ये पूरा इसने स्टेटमेंट उठाया है, और अगर आप ये पूरा स्टेटमेंट चेक करेंगे पूरा का पूरा, तो चलिए मैं आपके लिए बहुत देर हो गई, आप लोग शायद कुछ कमेंट तो कर नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में से, वैसे तो समझ ही गए होंगे जीन मैपिंग जो है इसका आंसर है नहीं, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो इसका आंसर नहीं है। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये इन दोनों में से एक। चलिए विद इन 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए क्या है, जल्दी फास्ट बताइए। मैं देख रहा हूँ कौन बताने वाला है। अभी तक किसी का आया नहीं है रेस्पॉन्स। चलिए कोई बात नहीं, मुझे पता है आप सब अभी नींद के आगोश में हैं और अभी आप दिमाग लगाना नहीं चाह रहे हैं। चलिए मैं ही बताता हूँ, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट में मिलेगा सीक्वेंस एनोटेशन। 2 तरीके होते हैं, EST को यूज़ किया जाता है और सीक्वेंस एनोटेशंस को यूज़ किया जाता है। तो सीक्वेंस एनोटेशंस जो है उनके थ्रू हम पता कर सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया था उसकी उस प्रिंसिपल की मदद से। चलिए शायद ये बॉटनी का लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, हाँ 149 ये लास्ट क्वेश्चन है बॉटनी का। इसके अंदर अगर अपन देखें तो C4 प्लांट के बारे में दे रखा है। एनसीईआरटी के अंदर इससे रिलेटेड एक भी स्टेटमेंट आपको लगेगा है नहीं, और एनसीईआरटी के कुछ स्टेटमेंट डाले भी हैं तो इस बात को वो सटीक बैठाते नहीं है कि इसका स्टेटमेंट किसके साथ मैच होगा, क्योंकि कह रहा है कि लार्ज बंडल शीट सेल होने का क्या फ़ायदा है, और ये एनसीईआरटी में इसका आंसर ही नहीं है। आप सोचते रह जाओ, लेकिन गैस करना पड़ता है कि यहाँ पर बाकी ऑप्शन को चेक करोगे। जैसे ये वाला देते हैं,
कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए पाथवे, अब आप जानते हो C4 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, कट गया ये ऑप्शन। चलिए फिर कहता है वॉस्कुलर टिश्यू को हाईलाइट इंटेंसिटी से बचाता है, तो इसका क्या लेना देना, बड़े होने से हाईलाइट इंटेंसिटी से कैसे बचाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो ये वाला ऑप्शन फिर चला गया। देन उसके बाद में दे रखा है प्लांट को हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने में मदद करता है, तो जो बाकी ऑप्शन दिए ना वो भले ही एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, लेकिन वो इतने इजी ऑप्शन है जो इसका रीजन कभी फाइंड आउट करें तो पता भी नहीं चलता कि ये इसका रीजन रहा होगा, तो इसका बहुत इजीली आंसर चला जाएगा टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। ये बहुत इजी वे में इसका आंसर लग जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। चलिए ये था बॉटनी के बारे में हम बात की। अब कुछ स्पेसिफाई जूलॉजी के अंदर दे रखा है जिसके लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपसे सर ही बात करेंगे, बीच में कुछ बॉटनी का पोर्शन आएगा तो मैं भी सर से बात किया करूंगा। चलिए हाँ, आप इधर आ जाइए सो दैट की पोजीशन से ही आ जाए। जूलॉजी का सेक्शन, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ पिलेट और पेस्ट। अब देखो ये तो थोड़ा कंसेप्ट है लेकिन है एनसीईआरटी के टच का, कि पिलेट और पेस्ट के फॉर्म में सैलामेंडर बिल्कुल नहीं, सैलामेंडर एम्फीबिया होता है। हिप्पोकैम्पस बिल्कुल नहीं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स होता है, यू नो वेरी वेल। पेवो, यस, पेवो क्रिस्टेटस दैट इज पिकॉक। जानते हो कि जो बर्ड्स होते हैं उनका जो वेस्ट होता है वो पेस्ट के रूप में होता है, पढ़े होगे, उसमें गुआनो होता है, तो करेक्ट आंसर इज पेवो। थोड़ा कंसेप्ट है लेकिन है एनसीईआरटी ही मिला जुला करके। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस। यहाँ देखो, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, क्वालिटी बात है, क्वालिटी कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जितना इजी दिख रहा है इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। रिमेंबर, काइनेटोकोर आपने पढ़ा होगा कि काइनेटोकोर से कनेक्टेड होता है स्पिंडल फाइबर। यहाँ ऑप्शन में क्या लिखा है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए ये फर्स्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाकी देख लो, क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टेलोफेज करेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज, डायरेक्ट एनसीईआरटी करेक्ट, ऑल द क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज। कितने बार क्लास में मैंने बोला कि ये सब बहुत कड़ारे पॉइंट है और इसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे और क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन देखें, osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture, correct? देखो, ऑस्टियोपोरोसिस पढ़े होगे, मैंने क्लास में पढ़ाया है इसे, ये एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, जिनमें मीनोपॉज की स्टेज आ चुकी होती है। अगर ब्लड में ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत नीचे आ जाए तो इस डिसऑर्डर को देखा जाता है, इसलिए फीमेल्स में हड्डियों का टूटना, ओल्ड फीमेल्स में, बुजुर्गों में, ये काफ़ी कॉमन है, तो ये स्टेटमेंट सही है। रीज़न देखें, कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है, बिल्कुल उल्टी बात। हाँ, अगर यहाँ होता कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन तो ये रीज़न सही होता, और यहाँ क्या कह रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, इसलिए ये रीज़न गलत है। तो हम कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन सेकंड जाएगा, ए इज करेक्ट, रीज़न इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी, लेकिन एक्सपेक्टेड है, ये सब क्वेश्चन आना ही आना था, बिल्कुल सीधा लाइन एनसीईआरटी का, कि अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। सीधी सीधी लाइन है, 4 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू में। नेक्स्ट बॉटनी का क्वेश्चन सर डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो आप जानते हैं कि माल्टोज का जो फॉर्मूला है, माल्टोज जो बना होता है वो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो C6H12O6 है, और फिर वापस से C6H12O6 आ जाएगा, राइट। अब आपको पता है जब ये दोनों अटैच होंगे तो आप जानते हैं इनमें से -H2O होना तय है,
एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो इन सबको आप डबल कर दीजिए, CH6 का C12 कर दीजिए, H12 का H24 कर दीजिए और O6 का 6 और 6 12 कर दीजिए। लेकिन उनमें से वाटर मॉलिक्यूल को हटाना पड़ेगा, तो माइनस वाटर मॉलिक्यूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, C12 H22 और O11। तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। बहुत इजीली इसका आंसर लगा सकते हैं। थैंक यू। Next question. In which of the following animal digestive tract has additional chambers like crop and gizzard? बहुत straightforward, थोड़ा concept. अब इसमें देखो, बूफो, बेलेनोपेट्रा ये वेल होता, बूफो एम्फीबिया होता, बंगारुस करैत होता। तो अब इनमें कहाँ से, करैत में क्रॉप और गिजर्ड कहाँ से आएगा? कतला ये आपका फिश है, कोलम्बा पिजन है, क्रोकोडाइलस। अब लेकिन इस ऑप्शन में देखो, पेवो, सिटिकुला और कॉर्वस, ऑल थ्री आर बर्ड। आर यू गेटिंग? और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्रॉप और गिजार्ड बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड वन। इसके लिए तो जूलॉजिकल नेम याद होना चाहिए। मैं बार बार क्लास में कहता था कि जूलॉजिकल नेम जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं वो याद होना ही चाहिए। और देखो वो क्वेश्चन आ गया, थोड़ा कंसेप्ट इसमें, कंसेप्ट जैसा कोई चीज नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्वालिटी क्वेश्चन है ये, वैसे ये द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। डायरेक्ट एनसीईआरटी, बट डायरेक्ट एनसीईआरटी यहाँ पर देखो, ये यानी स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है दैट इज कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। और ये किसकी बात कर रहा है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। कहाँ स्पर्मेटोगोनिया पढ़े हो? स्पर्मेटोगोनिया से तो पहले बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसलिए बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिस हमें लगता है कि इसमें एरर बच्चों ने किया होगा। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। देखो, एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, तुमने पढ़ा है, एक होता है डायरेक्शनल और एक होता है डिसरप्टिव। जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है, मैंने क्लास में भी बताया था, जहां नेचर एवरेज फिनोटाइप को प्रेफर करता है ओवर एक्सट्रीम फिनोटाइप। जैसे ह्यूमन का मेजॉरिटी ऑफ हम ह्यूमन कौन से नेचुरल सिलेक्शन को शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू से डायरेक्ट स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। आर यू गेटिंग? और यहाँ क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, मतलब अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो एक पीक लिफ्ट होगा। पढ़े होंगे डायरेक्शनल में जो मीन वाला पीक है वो लिफ्ट होता है। यहाँ जो हाईएस्ट डिग्री होगा, हाईएस्ट यूनिट जो होगा वो लिफ्ट लेगा। आर यू गेटिंग? इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग तो ना कहें, डायरेक्शनल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? देखो, once again थोड़ा concept but direct NCERT। SER is devoid of ribosome। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भाई ये कहलाएगा ही क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। इन प्रोकैरियोटिक ओनली RER आर प्रेजेंट। ये गलत बात है, तुमसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन है, ये ऑप्शन सेकंड होगा। थर्ड देखो, SER द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। डायरेक्ट एनसीईआरटी लिखा हुआ एनसीईआरटी में, यस ये लिपिड सिंथेसिस का साइट होता है। नेक्स्ट, RER हैज राइबोसोम अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस करेक्ट, डायरेक्ट एनसीईआरटी। करेक्ट आंसर इसलिए इनकरेक्ट कौन होगा, दैट इज सेकंड वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की यूनिट तुम जानते हो वर्टिब्रे होती है, सब क्लास में कराया गया है, क्वेश्चन आए हैं।
तुमने पढ़ा है कि वर्टिब्रल कॉलम के दो वर्टिब्रे के बीच में फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो इसलिए अगर ऑप्शन क्या जाएगा कि वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रे के बीच में कौन होगा, एरियोलर टिश्यू, बिग्नो, स्मूथ मसल्स, कोई मतलब नहीं है। इंटरकैलेटेड डिस्क तुमने पढ़ा है, ये तो कार्डियक मसल फाइबर में प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मैंने क्लास में बोला था कि इंटरकैलेटेड डिस्क आएगा आएगा और आएगा। देखो आया, भले वो आंसर के फॉर्म में नहीं आया लेकिन आया। इसलिए करेक्ट आंसर कौन होगा, दैट इज कार्टिलेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय सिक्रीशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। देखो, तुम जानते हो कि फूड में जो फूड हम टू से इंजेस्ट कर रहे हैं उसमें पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। आर यू गेटिंग? तो डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यस, ये सलाइवरी ग्लैंड टाइलिन का जॉब होता है ये काम। लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, यस, जो सलाइवा होता है हमारे ओरल कैविटी को लुब्रिकेट करता है। डाइजेशन ऑफ डाइसेकेराइड, ये देखो ये नॉट परफॉर्म, ये परफॉर्म नहीं किया जाएगा सलाइवा के द्वारा, क्योंकि सलाइवा का जो टाइलिन एंजाइम होता है ये पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट करता, जो कि डाइसेकेराइड होता है। यहाँ ऑप्शन में क्या रखा है, लिखा है डाइजेशन ऑफ डाइसेकेराइड। तो ये स्टेटमेंट नॉट परफॉर्म बाय सलाइवरी ग्लैंड। और बैक्टीरियल पॉपुलेशन को तो माउथ में कंट्रोल सलाइवा करता ही है। जानते हो सलाइवा एंटीसेप्टिक होता है। तुमने देखा होगा कि कुत्ता को कोई जख्म लग जाए तो अपने घाव को वो चाटता रहता है। क्यों? क्योंकि सलाइवा में क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। यानी ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और पूछा क्या है, नॉट परफॉर्म, इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड है। नेक्स्ट बॉटनी का क्वेश्चन है, सर डिस्कस करें हम प्लीज। थैंक यू सर। ई कोलाई से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, और अगर आपको पता हो कि वहाँ पर हमने लेकोपेरॉन के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर इनिशियल लेवल पे आई आता है, फिर Z, Y और A, इस तरह से 3 जीन होते हैं। अब ये कह रहा है यहाँ से बनने वाला रिप्रेसर अगर म्यूटेट हो जाए, तो यहाँ से बनने वाला रिप्रेसर क्या है, आप जानते हैं अगर रिप्रेसर म्यूटेट हो जाए, क्वेश्चन में क्या है, I जीन गेट्स म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैनॉट बाइंड द इंड्यूसर। तो यहाँ पर जो लैक्टोज एज इंड्यूसर है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना, यहाँ से लैक्टोज का आया और लैक्टोज इससे अटैच नहीं हुआ। तो लैक्टोज इससे अटैच नहीं हुआ, लेकिन ये तो जा करके वापस प्रमोटर पे अटैच होगा ना। तो अगर ये प्रमोटर पे जाके अटैच होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जेड, वाई और ए तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और ये पहला ऑप्शन कह रहा है विल बी ट्रांसक्राइब, नो। जेड वाई ए विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, बिल्कुल यस, क्योंकि ये ना तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और ना ट्रांसलेशन होगा। आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड द प्रमोटर रीजन, नहीं, आरएनए पॉलीमरेज मैंने क्या बोला, यहाँ पर बाइंड ही नहीं कर पाएगा। ओनली जेड जीन, अब जेड जीन की बात ही नहीं है ना, वो तो जेड होगा तो वाई भी होगा और वाई होगा तो ए भी होगा। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन 2017 के अंदर आया था, और उसमें उसको म्यूटेशन के फॉर्म में पूछा गया था, जिसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेस की बात की गई थी। इस बार इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को चेंज करके और किस में डाल दिया, जेड वाई ए के अंदर डाल दिया, मतलब आई जीन के म्यूटेशन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एनसीईआरटी में दे रखा है पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर, आपको पता ही है, इस तरह से स्ट्रक्चर पूरा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। और उसमें आपको पता है ऊपर की तरफ जो ग्रो करते हैं वो क्या ग्रो करते हैं, कॉनिडिया ग्रो करते हैं। तो ये आंसर चला जाएगा इसका डायरेक्ट, कॉनिडिया। नेक्स्ट उसके बाद ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, 2021 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया है, और उसी क्वेश्चन से मिलता हुआ ये क्वेश्चन दिया है। अगर आपको कैलकुलेशन बताओ, जो मैं अक्सर क्लास में करवाता हूँ, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, -10 मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 3.3 × 10⁻⁹, जो कि किस में देखने को मिलता है, ह्यूमन जीनोम में, एन क्रोमोसोम में। तो आंसर क्या आता है, 1.12 मीटर ये लेंथ आती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 1.1 मीटर दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है 1 मीटर लेंथ है, और पूछा गया 3.4 एंगस्ट्रॉम, हमें पता है कि ये होती है, और पूछा गया है कितना देखने को मिलेगा, तो कितना आ जाएगा, 3.3 होने पर ये यहाँ पर कैलकुलेशन फिट बैठेगी। तो आपको करना कुछ भी नहीं था, 6 कन्फ्यूजन अगर होता तो फर्स्ट और सेकंड में होता। अगर यहाँ पर 2.2 लिखा होता तो हम आंसर लगा देते 6.6, 1.1 लिखा है इसलिए हम आंसर लगा देंगे। जीनोम की डिस्टेंस है ये 3.3। मैंने बोला भी है क्लास में कितनी बार कि 1 मीटर लंबा डीएनए का धागा होता है लगभग, वो भी स्पर्म सेल के अंदर, एन सेल के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, कनेक्ट सर का क्वेश्चन है, सर बात। Which of the following is not a connective tissue? Connective tissue कौन नहीं है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी वंस अगेन। एडिपोज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरोग्लिया,
पढ़े होंगे नर्वस टिश्यू दो तरह के होते हैं एज पर एनसीईआरटी, न्यूरॉन्स और ग्लिया सेल्स। आर यू गेटिंग? तो ग्लिया सेल्स कौन से टिश्यू होंगे? दैट इज नर्वस टिश्यू, ना कि कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, चलिए, इजी स्टेटमेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो आपको पता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट लगाते हैं। बहुत इजी स्टेटमेंट। आपको अभी जस्ट मैंने एक वर्ड बोला था मलयालम, है ना, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक रिकॉग्निशन साइट्स के ऊपर, तो इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, सेम है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं डीएनए को लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम पैलिंड्रोमिक। तो सेंटर तो हो गया मान लो इसका ये, तो लिटिल अवे का मतलब होता है या तो थोड़ा इधर या थोड़ा इधर। ये गड़बड़ क्या हो रही होगी आपसे कि यार ये लिटिल अवे पढ़ने में, सेंटर पढ़ने में आपने गलती कर दी होगी, लेकिन वापस से जब ये क्रॉस चेक करेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर यही लाइन दे रखी है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, इसी वजह से बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट वाला आंसर इसमें चला जाएगा। चलिए, चलिए इजी क्वेश्चन है। ब्रेक डाउन की बात की जा रही है और ब्रेक डाउन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल फर्स्ट स्टेप होता है जो डिकम्पोजिशन किया जाता है वो 3 स्टेप में किया जाता है, और 3 स्टेप के अंदर जो एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन, ये जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर ये काम किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 168, which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? बहुत बहुत क्वालिटी क्वेश्चन, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन। देखो, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमीट, करेक्ट। चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें चाहे oogenesis की बात करें, दोनों में जो गैमीट्स बनता है वो हेप्लॉइड होता है, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवा हो, दोनों में क्रोमोसोम के नंबर 23 होते हैं। Differentiation of gamete occur after completion of meiosis. Yes, it is correct. Are you getting? पूछ रहे do not hold true. Are you getting? Next देखिए, meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population. ये देखो, ये common नहीं है। It is controlled by LH and FSH hormone secreted by anterior pituitary. Yes, correct. चाहे spermatogenesis की बात हो चाहे oogenesis की बात हो, ये दोनों के दोनों प्रोसेस किससे कंट्रोल होते हैं? FSH और LH से। आर यू गेटिंग? इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। इसलिए अगर हम देखें डू नॉट होल्ड फॉर oogenesis, तो करेक्ट आंसर 4th जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैनॉट बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। यस, इट इज करेक्ट। जानते हो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड फैट्स के डाइजेशन से बनता है, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो होते हैं, तुम पढ़े हो, तुम जानते हो, और इस तरह के सवाल आने की संभावना पूरी थी कि ये लिम्फेटिक्स, आई मीन टू से लिम्फ विलाई के अंदर जो लिम्फ वेसल होते हैं उससे एब्जॉर्ब होता है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। अब देखो, स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज आर कॉल्ड लैक्टियल, करेक्ट, कैरी काइलोमाइक्रॉन इनटू लिम्फेटिक वेसल एंड अल्टीमेटली इनटू ब्लड। यानी हम क्या देख रहे हैं? स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा? दैट इज स्टेटमेंट 1। नहीं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट। यस, आंसर क्या जाएगा? 4th। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 170 क्वेश्चन। इसके अंदर देखिए, अगर एनसीईआरटी में देखें तो एक लोटस का बर्थ रेट का दे रखा है। अगर आपको याद हो तो उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि 8 जो लोटस हैं वो 20 लोटस से 8 लोटस आ गए, तो उसका बर्थ रेट बताइए क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, यहाँ पर 80 को दे रखा है टोटल थे, और अब वो कह रहा है कि उनमें से 8, इफ़ 8 ड्रोसोफिला इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड, मतलब 8 जो थे वो डाई हो गए, तो डेथ रेट बताइए। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी? 8/80। बस सिंपल सा इक्वेशन है और पॉइंट 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, वंस अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बट इजी है थोड़ा सा। बस देखो यहाँ पे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द कोगुलम इज फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। ये गलत स्टेटमेंट है। देखो, जो नेटवर्क बनता है वो फिब्रिन, आई मीन फिब्रिन का बनता है ना।
पढ़े होंगे कि ब्लड क्लॉटिंग का थर्ड स्टेप है जिसमें फिब्रिन बनता है जो कि अल्टीमेटली इवेंचुअली क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे क्या शब्द दिया, थ्रोम्बिन, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट 2, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट। यस, इट इज करेक्ट। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, उसी को एरिथ्रोसाइट यहाँ लिख रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, यानी स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट वन। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट वन नो, स्टेटमेंट यस, आंसर क्या जाएगा, थर्ड। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। चले आगे बढ़े। टेगमिना इन कॉकरोच एराइजेस फ्रॉम, तुम जानते हो ये डायरेक्ट वंस अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी कि थॉरेक्स के 3 रीजन होते हैं, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स। सीधी बात एनसीईआरटी में लिखी है। टेगमिना जिसे एलाइट्रा भी कहते हैं, 4 विंग होता है कॉकरोच का, और ये थॉरेक्स के मिडिल रीजन से ऑरिजिनेट होता है, दैट इज मेटाथॉरेक्स। आर यू गेटिंग? इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, दैट इज सेकंड वन। आगे बढ़े। नेक्स्ट, चलिए, ये तो मुझे लगता है पूरी 11-12 पूरी नीट का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही दे रखा है। और किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये स्टेटमेंट एज इट इज़, ये सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर के अंदर एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये इसका आंसर था। बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द नीट ये कह सकते हैं आप। चलिए, इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से पूछा गया है। अगेन ये नीट के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहीं से पूछा गया है। और इसका डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, इम्यूनोसप्रेसेंट के लिए जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर यूज़ किया जाता है ट्राइकोडर्मा से प्राप्त होने वाला साइक्लोस्पोरिन A। ठीक है, चलिए बात कीजिए सर से। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, रात भी काफ़ी हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? पढ़े हो डायरेक्ट वंस अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी कि कंडक्शन जोन होता है, एक्सचेंज जोन होता है। तो कंडक्शन जोन इनहेल्ड एयर में ह्यूमिडिटी होता है, यानी वो उसको ह्यूमिड बनाता है, ये सही बात है। पूछ रहा है नॉट द फंक्शन, ये फंक्शन होता है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉड टू बॉडी टेम्परेचर, ये फंक्शन भी कंडक्शन जोन करता है। बट ऑप्शन थर्ड देखो, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत बात है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत लाइन है। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो कहाँ होता है, लंग्स के एल्वियोलाई में। और ये बात किसकी कर रहा है, कंडक्शन पार्ट का। इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, थर्ड वन। इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, यस, कंडक्शन जोन के जो सीलिया होते हैं वो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड जा रहा है। मैं इसको काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही मानूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लीपस लूप इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, वंस अगेन डायरेक्ट एनसीईआरटी, नथिंग टू डिस्कस। ये कौन क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। जानते ही हो 3 तरह के कैटेगरी में लिखा है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, आर यू गेटिंग, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, लीपस लूप, दिस इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन। यहाँ पर देखो, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate, once again direct line of NCERT, यानी assertion पूरी तरह से सही है। Notochord is replaced by vertebral column in adult vertebrates, are you getting? yes, जो अगर हम देखें तो एडल्ट वर्टिब्रेट, देखो वर्टिब्रेटा तुम पढ़े हो क्लास में कि वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। वही बात कह रहा है कि वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम से। यानी कि इसमें असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, पर रीज़न असर्शन का कंप्लीट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, यस, पढ़े हो एनसीईआरटी में, डायरेक्ट साइटोलॉजी में लिखा है कि माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है।
तो ये आसानी से पास कर सकता है। माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, ये पूरी तरह से गलत है और स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सेकंड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, पहला ऑप्शन ही गलत है। आर यू गेटिंग, ये करेक्ट नहीं है मियोसिस के लिए, इनकरेक्ट। बाकी देख लो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस 1 में होता है, जाइगोट में करेक्ट है। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, करेक्ट है। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये भी करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल, सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, इन सीटू कंजर्वेशन। एक बार फिर से देखो, पीछे भी तुमने देखा बॉटनी सेक्शन में एक्स सीटू कंजर्वेशन से क्वेश्चन पूछा, अब पूछा इन सीटू कंजर्वेशन से। तो कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीसीज, बिल्कुल नहीं। कंजर्व ओनली इंडेंजर्ड स्पीसीज, बिल्कुल नहीं, ये भी बात गलत है। नेक्स्ट देखो, कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट स्पीसीज, आर यू गेटिंग, ये भी बात गलत है। प्रोटेक्ट एंड कंजर्व होल इकोसिस्टम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट फोर्थ है दैट इज करेक्ट वन। आर यू गेटिंग, जो इन सीटू कंजर्वेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन से फिर अगले साल भी क्वेश्चन आएगा, इसके बिना सच पूछो तो पेपर बनता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। ओहो हो, घिसा पिटा क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड था कि oogenesis कब स्टार्ट होता है एक फीमेल में। एक फीमेल में तुम पढ़े हो, तुम जानते हो, और तुम समय लगता है कि बिल्कुल सिंपल है, सही आंसर दे करेक्ट करके आए होगे कि oogenesis फीमेल में तब स्टार्ट हो जाता है जब वो खुद अपनी माँ के यूट्रस में होती है, यानी जब वो फीटल स्टेज में होती, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती। इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, दैट इज फर्स्ट। oogenesis का प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ डिजीज एंड इट्स सिम्टम। यहाँ देखो पहला ऑप्शन देखो, टिटैनी। तुम जानते हो टिटैनी, एनसीईआरटी बन सके डायरेक्ट क्वेश्चन में स्पाज्म होता है मसल्स में। होना क्या चाहिए, इंग्लिश को उधर लेता तो हम लोग ज़्यादा फ्रेम में आते, इसने थोड़ा इंग्लिश को इधर ले लिया। टिटैनी, हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पाज्म। देखो टिटैनी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में है, ये कैल्शियम की कमी से होने वाला बीमारी है। सेकंड, माइस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन होता, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। यहाँ पे इसने स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया, आर यू गेटिंग, इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है। अर्थराइटिस, इन्फ्लेम्ड जॉइंट, यस। देखो किसी भी शब्द के अंत में आइटिस लगा हो दैट इज इन्फ्लामेशन, ये मैंने क्लास में बताया है। अर्थराइटिस मतलब जॉइंट का इन्फ्लामेशन। दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट, 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 दिस इज करेक्ट, तुमसे करेक्ट पूछ रहा है। सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बिल्कुल आसान इजी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत भारी भरकम सा लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस इट्स ओन सेल एज फॉरेन बॉडी, यस, इसलिए तो इसका नाम ही पड़ा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखो क्या लिखता, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल। अरे भाई, ये तो सीधे सीधे एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के प्रोमिनेंट एग्जाम्पल में रूमेटॉइड अर्थराइटिस आता है, यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसलिए स्टेटमेंट 2 पूरी तरह से गलत है। अब आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज सेकंड वन, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, in gene therapy ADA deficiency the patient required periodic infusion of genetically engineered lymphocyte because once again फिर बिल्कुल एनसीईआरटी, ऐसा क्यों? देखो तुमने पढ़ा है कि WBC का अपना एक लाइफ फिक्स्ड होता है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो पढ़े होंगे ADA डेफिशिएंसी में जो एक गर्ल का एग्जाम्पल भी दे रखा है एनसीईआरटी ने, वहाँ क्या किया जाता है, लिम्फोसाइट को लेकर के, आर यू गेटिंग और नॉट, फिर उसमें उस जीन को इनोकुलेट करते हैं जो कि उस
एंजाइम ADA को सिंथेसाइज करता है। तो और तुम जानते हो कि इसका लाइफ फिक्स नहीं होता है, लिम्फोसाइट कुछ ही दिनों का मेहमान होता है, इसलिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट ADA डेफिशिएंसी से सफ़र करने वाले मरीज को लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। यस और नो? इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा? दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल सेल, यानी ये अमर सेल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को पता ही है कि अगर हमें किसी ऐसी कोई इम्प्रूव करनी है वैरायटी जिसके अंदर न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जाए, न्यूट्रिशन कैसे इम्प्रूव हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए क्या करते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन, जिसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स प्लस अनसैचुरेट फैट, इनको क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। तो ये लंबे टाइम से अवेटेड क्वेश्चन था जो मुझे लगा था पूछा जाना चाहिए था। जय पुष्टिहरण इसको हिंदी में बोलते हैं, और इस बार इसको पूछा गया। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओह, क्वालिटी क्वेश्चन है ये, बहुत को क्वालिटी क्वेश्चन आया। यहाँ देखो, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। ठीक है, इसको हम अभी रुको, इसको एक माने में हम करेक्ट मानेंगे। रुक जाओ, अभी देखते जाओ इसमें क्या पेज है। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल। देखो ये भी करेक्ट है। रिमेंबर, ज्वाइंट डायस्टोल वो स्टेज होता है जब दोनों ऑरिकल और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। इस कंडीशन में ऑरिकल में आकर ब्लड भरते हैं, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि इस कंडीशन में भी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुला रहता है। इसलिए ये स्टेटमेंट देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन मोस्ट परफेक्ट जो करेक्ट जाएगा दैट इज सेकंड वन। अब देखो इसे थर्ड देख लो, इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व। बिल्कुल नहीं, अगर वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो सेमिल्यूनर वाल्व को तो खुला रहना होगा, तभी तो ब्लड एओर्टा में पंप होगा। इसलिए ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत है, इनकरेक्ट है। फोर्थ भी देख लो, आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड AVN जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल फॉर स्टिमुलेट आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल गलत बात है। कौन जनरेट करता है? SAN, दैट इज सीनो ऑरिकुलर नोड। सीनो ऑरिकुलर नोड इसको जनरेट करता है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन जाएगा? दैट इज सेकंड वन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनेप्सिस। देखो, electrical current can flow directly from one neuron into another across electrical synapse. Yes, जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं उसमें तुम्हारा जो गैप होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, वो नहीं होता है, एब्सेंट होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए ये करेक्ट है, इसको इनकरेक्ट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखो, केमिकल सिनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी करेक्ट है, जानते हो, एसिटाइल कोलिन हुआ, एड्रेनालिन हुआ, केमिकल सिनेप्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, impulse transmission across chemical synapse is always faster than across electrical synapse। ये इनकरेक्ट है। याद रखो, impulse conduction तुम जानते हो comparatively faster होता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। क्यों? क्योंकि उसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होते हैं। और पूछा क्या है? इनकरेक्ट, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? That is third one. Fourth one भी देख लो, the membrane of presynaptic and postsynaptic neuron are in closed proximity in an electrical synapse. Yes, correct है, ये तुमसे पूछा है, incorrect, इसलिए third A incorrect होगा। Next, select the incorrect statement with respect to acquired immunity. Acquired immunity से related कौन सा statement incorrect है? Anamnestic response is elicited on subsequent encounter with same pathogen. No. Memory first encounter, ठीक है। Acquired immunity is non-specific type defense present at the time of birth. Yes or no? This is incorrect statement. आगे बढ़ो। Next, यहाँ देखो, ये match the column, बिल्कुल simple सा क्वेश्चन। ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट जानते हो,
ग्लोब्यूलिन क्या है भाई? ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी। स्टेरॉयड जानते हो, हार्मोन, जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। थ्रोम्बिन जानते हो, ये ब्लड क्लॉटिंग में रोल है और ये बायो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। तो अब देखो फर्स्ट में फोर्थ, ये फर्स्ट में फोर्थ जा रहा है, सेकंड में थर्ड, सेकंड में बी में थर्ड, यस, यानी करेक्ट आंसर कौन चला जाएगा? थर्ड। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में ये कॉलम मैच करना है। वंस अगेन डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, इजी वन। देखो डायफ्राम, डायफ्राम ऐसा क्या करता है भाई? इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन? बिल्कुल नहीं। इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस? नहीं। तुम जानते हो डायफ्राम एक बैरियर मेथड है बर्थ कंट्रोल का। नेक्स्ट देखो, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? नहीं। दे कवर, यस, डायफ्राम कवर सर्विक्स ब्लॉकिंग द स्पर्म एंट्री, यस। तो अब देखो ये मैच कर गया। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को देखो, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किसको प्रिवेंट करेगा? आई मीन टू से कि एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन फ्रॉम पार्चुरेशन? नहीं। इंक्रीज फेगोसाइटोसिस? देखो दिस इज, ये किसको प्रिवेंट करता है? ओव्यूलेशन को। आईयूडी पढ़े हो? इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस, पढ़े। आईयूडी का एक प्रोमिनेंट काम है। नेक्स्ट क्या बचा तुम्हारा? लैक्टेशन एमेनोरिया, दैट इज लैक्टेशन। अगर मदर, पढ़े हो, आना ही था इससे क्वेश्चन, दूध पिलाते रहे तो उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करता है। तो अब मैच करके देख लो। ए फोर्थ, ए फोर्थ, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, ओके, सी सेकेंड। तो करेक्ट आंसर कौन जा रहा है? फर्स्ट। नेक्स्ट बॉटनी का क्वेश्चन सर डिस्कस कर लें। ये क्वेश्चन अक्सर मैं कहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसीलिए करवाई जाती है क्योंकि मुझे पता है इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, हमें उस टाइम लगता है कि यार इतना इस तरह के क्वेश्चंस क्यों करवाए जा रहे हैं, क्या ऐसे आने के चांसेस है। देखिए इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आया है और ये देखिए इसको कैसे किया जाए। 15N अगर बोल रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो 15N का मतलब ये हो गया, अपन ये मान लेते हैं 15N डीएनए, और 15N डीएनए के अंदर अब ये कह रहा है 60 मिनट्स तक इसको ग्रो करवाना है। 60 मिनट्स का मतलब ये हो गया कि इसको 3 साइकिल्स ग्रो करवाने। तो 3 साइकिल्स के अंदर चलिए एक साइकिल तो मैं यही बनाता हूँ, ये 1 साइकिल के बाद में ये 14-15 बनेगा। फिर हम जानते हैं कि यहाँ पर वापस से 14-15, ये 14-14, ये 14-14 और 14-15 बनेगा, और उसके बाद में ये सारे सेपरेट हो जाएंगे। तो अगर अपन लॉजिकली देखें तो सिर्फ 2 स्ट्रैंड जो होगी जहाँ पर ये हाइब्रिडाइज फॉर्म में रहेगा, बाकी सभी के अंदर ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो इक्वलाइज सेल्स में ये कह रहा है कि डीएनए इससे कितने होंगे जिसके अंदर फ्री फॉर्म के अंदर 15N प्रेजेंट होगा। ये कह रहा है आफ्टर 6 मिनट हाउ मेनी इक्वलाइज सेल्स विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम 15N, मतलब 15N उनमें देखने को नहीं मिलेगा। तो 15N इन 2 हाइब्रिड स्टेज में होगा, बाकी में देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? 60 सेल्स, क्योंकि टोटल जो मिलेगी वो 80 सेल्स मिलेगी 10 से, और 10 से 80 सेल्स मिलने के बाद में इनमें से 20 सेल्स के अंदर अपन कह सकते हैं 14/15 देखने को मिलेगा। इसी वजह से जो रिमेनिंग सेल्स होगी वो कितनी होगी? 60 सेल्स। तो इस तरह से इसका आंसर क्या लग जाएगा? 60 सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर अब मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को करने की टेक्निक आपको बताई थी। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो वहाँ पर आपको करना है क्या है, वहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट जो स्ट्रेंथ होती है, लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस होती है, उसको पहले आप बना लें। तो अगर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर देखें तो किसके बीच में? ए एंड डी के बीच में 29%। तो अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ए और डी बनाते हैं 29%, तो अपने लिए पहले थोड़ा ये ईजी हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं इससे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, तो ए एंड बी को कह रहा है ये 20%। तो ए को हम यहाँ पर बनाते हैं करीब बी, ये हो गया 20%, और बी और ये हो गया 9%, बी एंड डी 9%। तो बी एंड डी 9% भी कवर, ए एंड बी भी कवर। फिर बचा बी एंड सी 15, तो बी एंड सी 15 और ए एंड सी 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए से सी यहाँ पर कहीं आ रहा होगा 5, और सी से डी जो जा रहा है सी से बी जो जा रहा है वो कितना जा रहा है? 15%। तो ये मिला के हो गया 15%। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हो गया ए सी बी डी, और ये ए सी बी डी इसका आंसर दे रखा है, ए सी बी डी। चलिए उसके बाद में सर आपसे बात करेंगे। प्लीज सर।
गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, ठीक ठीक क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्ट एनसीईआरटी है. In a scrubber, the exhaust from thermal power plant is passed through electrical wire to charge the dust particle. भाई स्क्रबर तो घिसा पिटा बात है. एनसीईआरटी डायरेक्ट कहता है कि स्क्रबर तो SO2 को कंट्रोल करने के लिए होता है, सल्फर डाइऑक्साइड. आर यू गेटिंग? और ये किसकी बात कर रहा है? थर्मल प्लांट में तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटेड यूज होता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट देखो, पर्टिकुलेट मैटर can not be removed by a scrubber but can be removed by electrostatic precipitator, है ना. ये 2.5 ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है. इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर कौन जाएगा? फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. ये अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है, इसमें कुछ बारीकियां हैं, ध्यान से देखो. Statement related to human insulin are given below. Which statement is or are correct about? ये देखो इसमें यही टर्निंग पॉइंट है, यही पेच है. करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. पॉइंट समझना. अब ये जो प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, ये गलत नहीं है, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. इसलिए ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे. नेक्स्ट देखो, A peptide, B peptide chain of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond between them. ये बिल्कुल बात कर रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का, और ये लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी का उठा करके दिया. अब देखो ये लाइन जो है ये सही है, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए एप्लीकेबल, सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये भी लाइन सही है, लेकिन सिर्फ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए नहीं है. सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन, ये भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए नहीं है. इसलिए पूछा है करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट, दैट इज बी ओनली. अच्छा क्वेश्चन था ये अच्छे खासे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे इसमें. अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? डायरेक्ट एनसीईआरटी. अब बोला था क्लास में, अगर कोई बच्चा देख रहा हो तो कि आएगा आएगा और आएगा और आ गया, क्योंकि इसके बिना पेपर बनता नहीं है. देखो इसके होमोलोगस एनालोगस से क्वेश्चन आना ही था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी. यस और नो? ये बिल्कुल सही बात है. ऐसा नो क्लास में बोलने का आदत हो गया है. नेक्स्ट, होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, ये सही है. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, ये गलत है, ये एनालोगस ऑर्गन होते हैं. और पूछ रहा है नॉट ट्रू, इसलिए ये नॉट ट्रू है. ये देखो ये पूरी तरह से ट्रू है. एनालोगस स्ट्रक्चर किसको शो करता? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन बॉटनी का है, सर डिस्कस करें प्लीज. एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ घुमा फिरा की बात पूछी नहीं गई है. पूछा गया है कि नॉट डिजायरेबल कैरेक्टर, कि एक कोई क्लोनिंग वेक्टर अगर अपन उठाते हैं, अगर आपको याद हो एनसीईआरटी के अंदर PBR322 का स्ट्रक्चर दे रखा है, PBR322 का. अब आपको भी पता है अगर कोई क्लोनिंग वेक्टर है उसमें सिर्फ एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट डालने से कैसे काम चलेगा. आपको एक रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं, आपको कई सारे रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर अपने हिसाब से अगर कोई डिजायर्ड जीन को डालना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर कौन सा जीन वहाँ पर जाके लाइगेट कर पाएगा. तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्निशन साइट चाहिए. अब वो कह रहे हैं नॉट डिजायरेबल, तो ये दोनों कैरेक्टर आप जानते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट कैरेक्टर है. तो आंसर ये तो है नहीं, क्योंकि एक मार्कर जीन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ए मार्कर जीन या प्रेजेंस ऑफ ए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये तो बिल्कुल है ही है, इसकी तो रिक्वायरमेंट है ही. लेकिन यहाँ पर सिंगल और 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट की बात चल रही है. तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यही आंसर जाएगा. सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट ना हो, यहाँ उससे ज़्यादा साइट की हमें रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन ये बोल रहा है सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट, और क्वेश्चन पूछा गया है नॉट, तो सिंगल रेस्ट्रिक्शन नहीं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए. ठीक है बच्चों, ये लीजिए. Match the column. Once again NCERT. Bronchioles क्या होते हैं भाई? ब्रोंक्यूल्स में ये टिश्यू से क्वेश्चन पूछा है. ब्रोंक्यूल्स में कैसे एपिथेलियम होंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम, डायरेक्ट एनसीईआरटी. गॉबलेट सेल, ग्लैंडुलर टिश्यू, डायरेक्ट एनसीईआरटी, जिससे म्यूकस रिलीज होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखो,
टेंडन, टेंडन क्या होते हैं भाई? तो टेंडन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, पढ़े हो? टेंडन और लिगामेंट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब मैच करके देखो, ए का फोर्थ दिखाई दे रहा है, बी का थर्ड दिखाई दे रहा है, सी का फर्स्ट दिखाई दे रहा है, यानी करेक्ट आंसर कौन है? दैट इज फोर्थ वन। आए सर, बस। चलिए, ये एनसीईआरटी बेस्ड सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ही दे रखा है। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि एक्सक्लूसिवली केवल और केवल हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जबकि आप जानते हैं हेटरोट्रॉफिक एबंडेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रॉफिक ही हो। फिर उसके बाद में ये करेक्ट पूछ रहा है, तो ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो मोनेरा में नहीं प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट अगेन गलत हो गया। फिर माइक्रोप्लाज्मा के अंदर डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, बात सही है, लेकिन सेल वॉल नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट भी इसी वजह से गलत हो गया। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और ये खुद से अपना खाना बनाते हैं और इनको मोनेरा के अंदर रखा जाता है, तो बहुत ईजी आंसर है, फोर्थ लग जाएगा। चलिए, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन सर का है और उसके बाद मेरा क्वेश्चन। बस। Which of the following are not effect of parathyroid hormone? अंत में आते आते बड़ा क्वालिटी क्वेश्चन दिया है। पैराथायराइड हार्मोन, देखो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ये तुम्हारा पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और जानते हो कि इसका काम क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कैसे बढ़ाता है? डीमिनरलाइजेशन पढ़े होगे, डीकैल्सिफिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पूछ रहा है कि नॉट इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन। देखो, बोन रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होगा ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, तो ये तो फंक्शन, तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा तो ये तो फंक्शन हुआ ना पैराथायराइड का, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है? बिल्कुल नहीं, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल, यस, ये रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, नो, ये कैल्शियम डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को घटाएगा नहीं। नेक्स्ट देखो, इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नो। तो तुमसे पूछा क्वेश्चन कि नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड, तो पैराथायराइड का कौन इफेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन क्या चला जाएगा तुम्हारा? दैट इज बी, डी एंड ई। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर कहूँगा कि शायद ये हिंदी इंग्लिश के अंदर के हिसाब से बोनस जाना चाहिए, बट अब देखते हैं क्या होता है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार वापस डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, हिंदी में देखिए यहाँ लिखा है चिन्हक जीन की उपस्थिति, और यहाँ पर कह रहा है ए मार्कर जीन, दिख रहा है आपको? एक मार्कर जीन की यहाँ पर बात की जा रही है और यहाँ पर बात की जा रही है चिन्हक जीन की उपस्थिति। तो एक हो ये जरूरी नहीं है, और यहाँ पर ये बात भी यहाँ पर सटीक बैठ रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये होना चाहिए, अगर बोनस दिया जाए तो बोनस भी बन सकता है यहाँ पर। चलिए खैर देखते हैं एनटीए वाले इस पर क्या डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है, जो कि मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन, जो मुझे इस बार लग रहा था कि या तो पेडिग्री एनालिसिस के डब्बे वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर इस तरह के। तो लास्ट क्वेश्चन है, ये डिस्कस करते हैं, देन फ्री। उसके बाद कलर ब्लाइंड फीमेल आप जानते हैं एक्स सी और एक्स सी हो जाएगा, और उसका मल्टीप्लिकेशन करवाना है मदर एक मैन के साथ, जिसकी मदर जो है वो क्या है, एक्स सी वाली है, तो वो अपनी बेटे के अंदर डालेगी एक्स सी वाई का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो बनेगा 1/2 का बोर्ड बनाने के बाद, चेकर बोर्ड बनाने के बाद एक्स सी, इधर से एक्स सी आ जाएगा, इधर से वाई आ जाएगा, तो ये बन गया एक्स सी और एक्स सी, और ये हो जाएगा एक्स सी वाई। इसका मतलब वो पूछ रहा है कि बच्चों के अंदर डिजीज़ होने के क्या चांसेस है। 100% बच्चों में डिजीज़ होगा, 101% बच्चों में डिजीज़ होगा, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा 100%। चलिए बच्चों, मेरा एनालिसिस, सर का एनालिसिस यही कहता है कि जो क्वेश्चन का पेपर है वो लेंदी है। सेक्शन बी के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें क्वेश्चन को छांटना, निकालना, और उसके लिए उनमें से टॉप 10 सेलेक्ट करना क्वेश्चंस काफ़ी टिपिकल रहा होगा बच्चों के लिए। पेपर जो है काफ़ी टिपिकल रहा, काफ़ी टफ रहा,
और हमारा ऐसा मानना है कि इस बार कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी बायोलॉजी को देखते हुए शायद उतनी डाउन ना जाए, उतनी नीचे ना जाए, और वही कट ऑफ जो है सर भी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि देखो इस बार इसने एक अच्छा सबक है कि बायोलॉजी को हमेशा बहुत लाइटली लेना, बिल्कुल। कि थर्ड सबसे लास्ट में देखेंगे, अरे भाई बायोलॉजी 50% होता है नीट का, है ना। तो जो चीज़ 50% आधा है उसको बिल्कुल लाइट लेना या उसको कुछ ना समझना, ये घातक साबित हो सकता है। और आज इस बहुत अच्छा सबक है इस बात का कि आपको बायोलॉजी उतने ही गहनता से, उतने ही शिद्दत से पढ़नी होगी जितनी शिद्दत से आप मैं क्या बोलूँ दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, है ना। तो आई होप कि हम लोग का ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और जैसा कि सर ने बोला ही था कि बेवफा जो थी, बेवफा वाली कुछ बात ऐसी सर ने